हिस्ट्री में हमने किंग्स, वॉर्स, रेवोल्यूशन तो बहुत पढ़े, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब चेंजेस कनेक्शन हमारे इकॉनमी और डेली लाइफ से भी था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, इकॉनमी एंड लाइवलीहुड। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोग आखिर पैसे कमाते किस तरीके से थे, क्या प्रोड्यूस करते थे और उनकी लाइवलीहुड कैसे चेंज हुई। और हाँ, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ऐसे करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में देखती अरे ये तो वही है, इसको जल्दी कर लेते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक सीजन आप देख रहे हैं मैच विद इंग्लिश मीडियम, बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल आते हैं उसको कर लेते हैं फटाफट से कंप्लीट। तो स्टार्ट करें। हाँ जी, ये आपका हिस्ट्री का बुक अगर आपने नहीं देखा हो, ये SCERT जिसको बिहार बोर्ड फॉलो करता है, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। एक बार चैप्टर में नज़र डाल देते हैं फटाफट से, जिनको सिलेबस बिल्कुल नहीं पता है। ये आपके चैप्टर से SCERT में टोटल 8 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 कंप्लीट किया, 3rd कंप्लीट किया, 4th कंप्लीट किया एंड सबसे मोस्ट आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर जितना पॉसिबल हो सके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे समझिए कि आपके ऐसे अब हिस्ट्री की बात करें तो 80% पोर्शन कवर हो चुका है। अब आप PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर जो भी है आपके पास, अगर अपने क्लास देख रखा है तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले गिड़गिड़ा नहीं रहे, आप ही के लिए भलाई है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो समझ में आ रहा है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लाइक तो कर ही सकते हो, ये तो मर रहा बिना लाइक किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 5, इकॉनमी एंड लाइवलीहुड। जहाँ जहाँ बोलेंगे कि भाई ये लिख लो, मतलब लिख लो, जिसको नहीं लिखना बता देंगे। एक पेन पेपर लेकर के बैठिए। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? ब्रिटेन से स्टार्ट करेंगे। तो आखिर सबसे पहले मतलब समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन 2 नंबर के लिए बिहार बोर्ड में आ चुका है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और तुम VVI लगा कर रख सकते हो। 2 भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जस्ट इसका अपोजिट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बार पूछता है क्या समझते हैं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये आपके नोट्स में कॉपी में लिख लो फटाक से एक टॉपिक। तो देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है? डेवलपमेंट किसका? इंडस्ट्रीज का। किस स्केल पे? लार्ज स्केल पे। किसके यूज़ के साथ? विद द यूज़ ऑफ मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे या उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो, डेवलपमेंट हो किसका? इंडस्ट्रीज़ का, लार्ज स्केल में, और यूज़ करे किसका? मशीन्स का, फैक्ट्री का, न्यू टेक्नोलॉजी का, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये डेफिनेशन बहुत प्यारा है, क्यूट सा है, आप इसको लिख दीजिएगा, काफ़ी रहेगा एग्जाम्पल के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये जो अंडरलाइन के ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में कॉपी में ज़रूर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके पास होना चाहिए, ये समझने का है, इसको ना उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ होगा बता देंगे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हम लोग कैसे सामान बनाते थे? गुड्स जो है कैसे बनाते थे? लोग कैसे बनाते थे? अपने हाथों से बनाते थे, है ना, या सिंपल छोटे छोटे मशीन्स होते थे, मशीन नहीं टूल्स कह सकते हैं, ये ज़्यादा सुटेबल है, टूल्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। और ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में या छोटे छोटे वर्कशॉप में हम लोग काम करते थे, है ना। ओके, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, है ना, मशीन्स आए, टेक्नोलॉजी आया, फैक्ट्रीज आया, तो लोग वर्क करने लगे, है ना। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लार्ज क्वांटिटीज़ में लोग काम करने लगे वहाँ पे, है ना, मशीन्स का इस्तेमाल करने लगे, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ आपको लिखना नहीं है। ओके, बात यह है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या लेके आए, क्या चेंजेस लेके आए। जैसे ये चैनल है, ये चैनल आया तो क्या चेंजेस लाया? अब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन इंग्लिश मीडियम में बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हमारे चैनल को देखने के बाद बड़े बड़े एडटेक कंपनीज अब धीरे धीरे इस फील्ड में आ रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आया, है ना। ओके, चलो इसको कंपटीशन के तौर पे ना देखो, अच्छी बात है, आना चाहिए। ठीक, अब देखो, आखिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कुछ चेंजेस लेके आएगा। क्या? सबसे पहले प्रोडक्शन, है ना। जहाँ तुम 10 दिन में कोई देखोगे कि अक्सर गांव में, या तुम अपने मदर से या फिर ग्रैंड माँ से पूछना, तो पहले जो कोई भी शर्ट या फिर कुछ वो वोलन, अभी जैसे जैकेट आ गया, अब तो बहुत सारे जैकेट आए हैं ना अलग, तो पहले क्या हाथ से पहनते थे, कितना टाइम लगता था, है ना। ओके, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया।
एम्प्लॉयमेंट, लोग काम करने लगे, मशीन्स आ गया, अब हैवी मशीन्स है, अब 10 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए। क्या सामान हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ट्रेड होने लगा मार्केट में, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा, है ना, और लोग रहने लगे, उससे कमाने के बाद जीवन जीने लगे। तो ये बेसिकली चेंजेस आया, है ना, ये चेंजेस लेकर आए इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस है, हर चीज़ में दो पहलू ज़रूर होते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न डेवलपमेंट कंट्रीज। अगर तभी नहीं होता तो आज देखो हम लोग क्या पहनते होते, पता है ना, जिंगल अलग करते। ठीक, ओके। बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से शुरुआत हुआ उसको हम लोग समझते हैं। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये फर्स्ट डेवलप हुआ था लार्ज स्केल में, कहाँ पे, ब्रिटेन से, है ना, ड्यूरिंग कब, लगभग 18 सेंचुरी लेकर के हाफ ऑफ द 18 सेंचुरी। तो अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे तो ये वर्ड याद रखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगनिंग, एक एरो लगाओ 18 सेंचुरी, बस हाफ ऑफ द 18 सेंचुरी काफ़ी रहेगा। और जो ब्रिटेन है वो क्या बना, फर्स्ट कंट्री बना, कहाँ पे, वर्ल्ड में, किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। तो पूछता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटेन से। ये आपके 1 नंबर MCQ के लिए। सिंपल सा, एक लाइन ये लिखा, एक लाइन ये लिख लीजिए, है ना। उन्होंने ये क्या किया, द डेवलपमेंट ऑफ मशीन चेंज ओल्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। जो मशीन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो ओल्ड सिस्टम था उसको बेसिकली चेंज कर दिया, है ना। पहले हम लोग किस पे डिपेंड करते थे, मैन पे, है ना, मैन लेबर पे डिपेंड करते थे, वो आएगा काम करेगा। देख रहे अब क्या आ गया, मशीन्स आ गया और ये जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने लगा, है ना। तो समझ में आ गया कि ब्रिटेन जो है ये फर्स्ट कंट्री था फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ से बस 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है, एक 18 सेंचुरी और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 2 पॉइंट बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब आते हैं ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये तो आया, लेकिन ब्रिटेन में क्या हालत था इससे पहले, उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा किसी का कंडीशंस, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आया, नहीं आया, कुछ तो रीज़न होगा। टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कंडीशन ऑफ ब्रिटेन बिफोर स्टार्टेड। बात है 1750 का। ब्रिटेन के लोग मेनली एग्रीकल्चर कंट्री थे, जैसे हम लोग, है ना। कितने परसेंट है फटाफट कमेंट करो, एग्रीकल्चर, है ना। ओके, तो ब्रिटेन की बात करें मेनली एग्रीकल्चर कंट्री था। 80% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहते थे, गांव पे रहते थे। उनका जो मेन सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड था पीपल का, वहाँ की पीपल का क्या था, एग्रीकल्चर था। वो लोग किस पे डिपेंड करते थे, फार्मिंग पे। उसी फार्मिंग करके ही अपना रोजगार, रोजी, अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, ओके। However, industries also existed in village. Goods produced in cottage industry. लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, एग्जिस्ट थे, कहाँ पे, गांव में। क्या बनाते थे वो लोग, यार्न, वुल, ग्लास, आयरन, क्ले पॉट, छोटे छोटे चीज़ें बनाते थे, है ना। ओके, दीज गुड्स वेयर मेनली प्रोड्यूस बाय द फार्मर एंड क्राफ्टमैन। वो लोग खेती तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ कुछ हाथ की चीज़ें, कुछ कारीगिरी वगैरह करते थे। आज भी देखोगे, आज आर्ट्स एंड क्राफ्ट, है ना, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, करते हैं ना। तो उसी तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें था। हाउ वेर गुड प्रोड्यूस, है ना, ओके। और ये सब गुड्स कैसे प्रोड्यूस होता था, मॉडर्न फैक्ट्रीज जब नहीं था, बिफोर मॉडर्न फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें बस समझो, लिखना नहीं है, कुछ कुछ नहीं लिखना। क्राफ्टिज्म, जो क्राफ्ट, वो कैसे प्रोड्यूस करते थे गुड्स वगैरह को, हाथ से, है ना, या सिंपल छोटे छोटे मशीन्स थे उनको, ठीक है, उसकी हेल्प से बेसिकली प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अमॉन्ग डिफरेंट इंडस्ट्रीज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। जितने भी इंडस्ट्रीज थे, लेकिन इनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आगे इसी की कहानी से स्टार्ट होता है। ब्रिटेन ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ क्लॉथ इन इंटरनेशनल मार्केट। ब्रिटेन जो है ये प्रोड्यूस करता था क्या, लार्ज अमाउंट, किसका, क्लॉथ्स का, कपड़े का, है ना, क्योंकि ये हमारा बेसिक नीड्स ही है ना, रोटी कपड़ा मकान, है ना। ओके, अब हाउस भी आ गया। दिस प्रोडक्शन वॉज मोस्टली डन यूजिंग ह्यूमन ऑपरेटेड मशीन। कौन करते थे, हम किसे प्रोड्यूस करते थे, मोस्टली ज़्यादातर ह्यूमन ऑपरेटेड मशीन से, है ना। ओके, सो इवन बिफोर मॉडर्न फैक्ट्रीज अपीयर्ड, ब्रिटेन ऑलरेडी हैड एक्टिव सिस्टम इन प्रोडक्शन। जब ये मॉडर्न फैक्ट्रीज वगैरह नहीं आया था, ठीक है, उससे पहले से ही ये था, कौन, ब्रिटेन जो है वो ऑलरेडी एक्टिव था, किसमें, प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, ओके। एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या था, गिल्ड सिस्टम। ठीक है, हालांकि इसके बारे PYQ में नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जान।
गिल्ड सिस्टम ड्यूरिंग 17-18 सेंचुरीज, बस सिंपल सा गिल्ड सिस्टम लिखो, ये बात कर रहा है 17 से 18 सेंचुरीज का। गिल्ड सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता था? ब्रिटेन। अगर ऑब्जेक्टिव न्यू बनाना हो, न्यू, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो पूछेगा कि गिल्ड सिस्टम कहाँ पाया जाता था? ब्रिटेन में, ठीक है, ओके। आखिर ये क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ओके, जो किसका था? प्रोड्यूसर्स का और जो क्राफ्टमैन थे उनका बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड से बिलोंग करते थे, है ना, ओके। जो प्रोड्यूसर थे वो कनेक्ट करते थे गिल्ड के साथ, ठीक है, क्यों? सबके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है ना, स्पेशलिटी होता है, तो एक साथ बेसिकली क्या करते थे? तो ऐसे समझ से कोलैब करते थे, है ना, ओके। इससे क्या हुआ आगे जा करके? एज द डिमांड ऑफ गुड इंक्रीज, जब ये लोग अपने अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने लगे तो डिमांड्स सामान का ज़्यादा हुआ, है ना, ओके। जो मर्चेंट्स थे उनको क्या चाहिए था? डिमांड बढ़ने लगा तो वर्कर तो चाहिए होगा, है ना, ओके, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली मर्चेंट्स जो है वो कहाँ, किसके तरफ चलने लगे? विलेजेस के तरफ। क्यों? क्योंकि फार्मर्स हैं, वो लोग काम कर सकते हैं, लेबर्स हैं, विलेज के जो क्राफ्टमैन हैं वो लोग भी काम कर सकते हैं, है ना। और उन्होंने क्या किया? बेसिकली ट्रेन किया फार्मर को, ताकि क्या कर सके? लेबर को, ताकि सामान क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन विलेज में इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना चीज़ समझो, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, ओके। द इंक्रीज डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है सामान, तो एम्प्लॉयमेंट, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे? विलेजेस में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। और कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ से क्या हो गया? ग्रोथ होने लगा रैपिडली। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है, कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री एक सिस्टम है जहाँ पे सामान प्रोड्यूस किया जाता है छोटे छोटे लेवल पे, है ना, घर पे, स्मॉल वर्कशॉप पे, मेनली ह्यूमन लेबर बेस्ड हो, यानी सिंपल मशीन का इस्तेमाल करके वो चीज़ें चला जाता हो, है ना, ओके। सिर्फ यहाँ मैन ही नहीं, घर पे वुमन भी है, चिल्ड्रन है, फार्मर है, लेबर है, ये ऑल्सो पार्टिसिपेट किए इसमें, है ना, ओके। कोई डाइंग में, कोई पेंटिंग में, अलग अलग अपना अपना काम करने लगे, है ना, ओके। और ये बनाने के बाद फाइनल गुड्स को मार्केट में ट्रांसफ़र करने लगे, और यहाँ से जो विलेज प्रोडक्शन कनेक्ट होने लगा, कहाँ तक? मार्केट तक फैलने लगा, ठीक है। अब भी देखो, कोई भी सामान गांव अगर तुम देखोगे तो एक हर वीकली एक डेज डिसाइड होता है कि हाँ, मंडे ट्यूसडे, हर जगह आपने देखा होगा, जिसको नॉर्मली हटिया बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? गांव वाले अपने कुछ हैंडक्राफ्ट चीज़ें अभी भी होते हैं, जैसे डलिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें, सूप, सूप पीने वाला नहीं, एक होता है ना कि चावल को अलग करने वाला, है ना, समझ रहे हो, है ना, एक सूप होता है, अगर तुम अपने घरों में देखोगे तो टोकरी टाइप। तो ये सब चीज़ें, अभी तो प्लास्टिक की टोकरी, पहले एक बम्बू से बनता था टोकरी, है ना, बैठने की चीज़ें, एस्थेटिक चीज़ें, अभी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ना, एस्थेटिक व्यू के लिए। तो कहाँ से आते हैं? विलेजेस से। तो यहाँ से लोग क्या क्या कनेक्ट कर पाए मार्केट तक, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री समझ में आए। मेन फीचर्स क्या है? ठीक, किसका? कॉटेज इंडस्ट्री का। तो ये 2 नंबर में लिख लो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री? इतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, तुमने समझ लिया, काफ़ी है। ये लिखो, क्या कॉटेज इंडस्ट्री एंड क्या मेन फीचर है। मेन फीचर रटना क्या है? सबसे पहले लोग, घर के लोग, या विलेज में ही ये डन हो सकता है। ह्यूमन लेबर इंपॉर्टेंट है, या मशीन का ज़्यादा काम नहीं, सिंपल टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फार्मर, जो क्राफ्टमैन थे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, वोमेन चिल्ड्रन वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, है ना। और प्रोडक्शन कर सकते स्मॉल एरिया में, बहुत ज़्यादा एकदम हाईली मशीन्स नहीं चाहिए, है ना, ओके। टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, देखो। और गुड्स को बेसिकली अलग अलग दूरी तक, डिस्टेंस तक बेचा जाता था, और यहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट तक, है ना, ओके। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली इसमें थे 2-3 फीचर्स, 4 फीचर एटलीस्ट याद रखो, कॉटेज इंडस्ट्री एंड मेन फीचर्स। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल के लिए देखो, वर्कर्स जो फार्मर्स हैं, दिन भर अपना क्या क्या खेत में काम कर लिया, दिन भर छोड़ो यार, सीजनली, सीज़न बेस्ड होता है, बाकी के सीज़न क्या करेगा?
तो वो धीरे धीरे क्या कर सकता है, यान से कपड़ा बना सकता है। पहले देखते हुए ना घर पे कुछ ना कोई करते रहता था, अभी तब तो वो चला ही गया। पहले हम लोग में क्या था, एक कल्चर था, है ना, कि हमें कुछ देना हो तो हाथ से बना के दिया करते थे। अभी भी देखोगे तुम्हारे ग्रैंड मदर या मदर के पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दिया जाता था हाथ से बना कर के। एग्जाम्पल, बहुत लोग तो गिफ्ट दिया करते थे, है ना, अभी भी प्रीसियस माना जाता है ना, कि हाथ से बुनाई करके स्वेटर, टोपी, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें था। तो वो सब करने के बाद खेत में भी काम करते थे, है ना। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते थे। कॉटेज इंडस्ट्री क्लियर है, ठीक, ओके। अब आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेफिनेशन बस समझो, ये 2 नंबर का डेफिनेशन तुमको लिखना है। यहाँ डेफिनेशन यहाँ है, अब ये बस समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू। देखो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज होने से पहले ब्रिटेन ऑलरेडी समझ में आया, वो ऑलरेडी अर्ली स्टेज में था, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लोग काम कर रहे हैं, अपना घरों में ही चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो वहाँ से क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। कॉटेज इंडस्ट्री में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में ह्यूमन लेबर बेसिकली यूज़ हो रहे थे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीरियड को बेसिकली हम लोग कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्री ऐसे करके प्रोटो वही टर्म है, समझ में आया। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। सिंपल से समझ में आ गया क्या होता है। डेफिनेशन रटोगे यार, क्यों रटोगे, समझ में तो आ गया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब समझ में आया, मशीन आ गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया। उससे पहले की जो पीरियड है जहाँ पे ब्रिटेन को लोग ऑलरेडी अपना अपना काम करते थे, घरों में छोटे छोटे चीज़ें करते थे, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते थे अपने घर लेवल पे। तो उसी को हम लोग, उस पीरियड को बेसिकली क्या बोलेंगे, आपका प्रोटो इंडस्ट्री, जहाँ पे फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर है। यहाँ पे देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इक्वल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिफोर मॉडर्न फैक्ट्री, मॉडर्न फैक्ट्री से पहले वाले पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है, आ जाओ। अब आते हैं, व्हाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बीइंग इन ब्रिटेन, आखिर ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, है ना, शुरुआत क्यों हुआ। देखो, बहुत सारे सेवरल इंपॉर्टेंस है, रीजंस है, जो हमारे SCRT बुक में मेजर 7 रीज़न मेंशन है। देखो, हम हमारे नोट्स इस हिसाब से होते हैं कि आपको बुक ना पढ़ना पड़े, बुक मार्केट में है नहीं। अगर आपने नोट्स शिद्दत से पढ़ लिया तो नंबर कहाँ नहीं आएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इससे बाहर कैसे आएगा देख लेंगे, ठीक है, ओके। क्या रीजंस था, हालांकि रीजंस सिर्फ ये जो हाईलाइटेड है, बस आप इतना ही रीज़न लिखना कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बीइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन, ठीक है, ओके। सब्जेक्टिव क्या देगा आपसे, सब्जेक्टिव देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 नंबर 5 नंबर तक के लिए भी तुम रख सकते हो कि व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, या कहीं भी पूछते, ठीक है, ठीक, समझ में आया। या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत होने का क्या रीज़न है, ये भी पूछ सकता है। तो 7 रीज़न है, थाला फॉर रीज़न, ठीक, ओके। ये जो हाईलाइटेड है, आप बस इतना ही चीज़ याद करो, हम लेकिन समझा देते हैं एक एक करके सब तो, क्योंकि समझ में आ जाएगा, तुम लिख लोगे। सबसे पहले, नीड ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। सबसे पहले बात यह है कि डिमांड था गुड्स का, इंक्रीज होने लगा, है ना। ओल्ड मेथड जो हम लोग थे वो इनफ नहीं था, अगर कल 10 ऑर्डर चाहिए तो कैसे करेंगे, है ना, ओके। इसीलिए लोग क्या स्टार्ट करने लगे, खोजने लगे बेटर एंड फास्ट मेथड, है ना। जैसे पहले यूट्यूब पे फास्ट मेथड नहीं था, मतलब वीडियो को फास्ट नहीं कर सकते, अभी तो लोग फास्ट कर सकते हो। जो लोग नहीं देख रहे फास्ट करके, उनको एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, तो जो डिमांड्स था, नीड्स था, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था हाथ से, इसलिए लोगों ने फास्ट मेथड इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो यहीं से क्या हुआ, इनकरेज हुआ इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स, है ना। एक सुपर 30 का लाइन याद है ना, क्या बोलते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होती है। अगर आवश्यकता ही नहीं होता तो क्यों बनाता कोई, ये चैनल क्यों बनता, अगर ऑलरेडी मतलब चैनल्स एग्जिस्ट करते, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रहते, तो ये चैनल बनता नहीं बनता। तो आविष्कार ही सॉरी आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होता है। पहला रीज़न तो ये कि इन्वेंशन नीड्स था, ज़रूरी था, डिमांड बढ़ रहा था। दूसरा रीज़न ये था, मशीन तब आ गया, है ना। मशीन्स आ गए तो प्रोडक्शन स्पीड बढ़ गया, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनने लगे कम टाइम पे, ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तीसरा रीज़न क्या है, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास ज़्यादा हो तो तुम क्या जान ही रहे हो कि मेरे पास इतना क्वांटिटी क्वालिटी सही है, तो तुम कोई भी बिजनेस वगैरह मशीन्स वगैरह खोल सकते हो। जैसे मेरे पास रिसोर्सेस था, मुझे मालूम था कि इंग्लिश मीडियम में कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्या असली सिलेबस है,
तो उसी बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया, है ना। तो इसी तरीके से अबंडेंस ऑफ कोल एंड आयरन, है ना, उनके पास कोल और आयरन प्रचुर मात्रा पे था, तो अच्छा क्वालिटी का था आयरन कोल, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी बना, क्योंकि आयरन का तो नीड्स हर जगह, मशीन इस्तेमाल करने में, टूल्स इस्तेमाल करने में, रेलवे में, अलग अलग इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें था जो हेल्प किया इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, बिगनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम को शुरुआत हुआ क्यों? देखो, अब मशीन्स, बड़े बड़े मशीन तो घर में तुम लगा नहीं सकते, है ना, तो एक लार्ज और एक्सपेंसिव चीज़ें था, तो उसको क्या करने लगा कि एक काम करते हैं, बाहर शिफ्ट करते हैं, है ना, फैक्ट्रीज वगैरह को, ताकि वहाँ से लोग अब एक जगह से दूसरी जगह आ सके, है ना, मशीन्स में काम कर सके। तो इससे क्या हुआ, इस रिजल्ट में, मतलब इससे क्या हुआ, आपका फैक्ट्री सिस्टम यहीं से स्टार्ट हो गया। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, सस्ता लेबर, है ना। आज भी तुम अगर कुछ काम कराते हो तो हम लोग ये देखते हैं, 4-5 जगह से पूछ लेते हो, कपड़ा ही खरीदते हो तुम, 4-5 जगह से पूछ लेते हो कहाँ पे सस्ता मिल सकता है, वही चीज़ है ना। ओके, तो वहाँ पे क्या था, सस्ता लेबर था। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड तो चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, चलाने के लिए। तो ऐसा वहाँ पे देखा कि स्मॉल विलेजेस वगैरह, वहाँ पे क्या था, इनक्लोज सिस्टम चेंज इनटू कंडीशन ऑफ मैनी स्मॉल फार्मर्स। लार्ज फार्मर क्रिएटेड कंबाइनिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, मैनी फार्मर लॉस्ट देयर लैंड, बिकम लैंडलेस लेबर, these people become available for industry work। समझा रहे, टेंशन मत लो। thus industries को supply cheap। देखो हुआ क्या था, वहाँ पे इनक्लोज सिस्टम आ चुका था, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि कहाँ पे आए थे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज को चाहिए था, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए था। ओके, सिस्टम आया, उसमें सिस्टम से मैसेज नहीं आया कि आपको देश की ज़रूरत है, वहाँ ये था कि उस सिस्टम में जो छोटे छोटे फार्मर्स के पास छोटे छोटे ज़मीन है, उनको एक करना है, कंबाइन करके एक बड़ा प्लॉट। इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनका तो ज़मीन गया, ठीक है, लैंडलेस हो गया। अब वो लोग क्या करें, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे, अब कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना, इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे, और यहीं से क्या हो गया, चीप सप्लाई मिलने लगा। एक तो उनके पास ज़मीन नहीं था, तो अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको अगर कोई 10 रुपया भी दे दे तो कर लोगे, है ना, करोगे ना। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये नेसेसरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, अगर रोड ही नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना। ओके, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना था, या फिर फिनिश्ड गुड्स, सामान जो है जो फाइनल हो जाए उसको भी ट्रांसपोर्ट करना था। इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आया, इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, जो हेल्प हुआ किसके, ग्रोथ ऑफ ट्रेड के लिए। इतना कहानी तुमको नहीं लिखना है, ये बस ये जो अंडरलाइन किया हुआ है या फिर हाईलाइटेड वर्ड है, बोल्ड है, बस इतना तुम याद कर लो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए। और सेवन्थ रीज़न, और ये जो सेवन्थ रीज़न है ना, आपके न्यू SCERT में हटा दिया है, कोई बात नहीं, 6 रीज़न रखा है, तो आप सातवां याद रख लो कि वास्ट कॉलोनियल सिचुएशन, ठीक है। ब्रिटेन क्या था, एक लार्ज कॉलोनियल एम्पायर था, ठीक है। अब कॉलोनी है तो उसका रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, है ना, और जो भी मार्केट्स थे, मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स, बेसिकली खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए, तो वो सब सिस्टम तो था ही उनके पास, है ना। ओके, कॉलोनियल मार्केट था, इससे क्या हुआ, बेसिकली उनका जो इंडस्ट्रीज़ है और ज़्यादा सामान पैदा करने लगी, यानी प्रोड्यूस करने लगी। तो ये बेसिकली सातवां रीज़न था। समझ में आ गया आपको, क्या याद रखना है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ये भी पूछ ले तो आप ये पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। या फिर ये पूछ ले कि क्या रीज़न था स्टार्ट करने का ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो आप ये पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। क्लियर है, सब्जेक्टिव बता रहे हैं और कोई तुम्हें इस तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है। खोज लो, तुम खोज लो, नहीं तुम खोजो पहले। चलो, एक पॉलिसी है और ये तुम्हारे 2 नंबर का पॉलिसी है, 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स का पॉलिसी है, ठीक है। ओके, वो 2 नंबर में क्या है, लाइजोस्फीयर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। लाइजोस्फीयर क्या समझते उससे पहले थोड़ा सा, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश ट्रेड वॉज फ्री ट्रेड एंड पॉलिसी ऑफ लेजर फायर। उसमें क्या, लेजर फायर में क्या था कि लेजर फायर मीन पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसा पॉलिसी आया जिसमें जो है बीच में दखल अंदाजी जिसको बोलते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेयर, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, किसके मामले में, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मामले में। इससे क्या होगा, बिकॉज द ट्रेड, तो ट्रेड
ब्रिटिश का डेवलप हुआ रैपिडली, डिमांड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ज़्यादा होने लगा, ठीक है, ओके, बट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ गुड, देयरफॉर देयर वाज नीडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दिस इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ मशीन एंड फैक्ट्रीज। फिर भी कम पड़ रहा था और चाहिए था सामान, तो क्या होने लगा, इनक्रेज हो गया डेवलपमेंट ऑफ मशीन एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, आप अगर इतना ही इसका डेफिनेशन लिख दोगे या फिर इतना ही लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि लेजर्स फायर का कि एक पैसा पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर मिनिमम करे, है ना, ओके। और अभी इसको आगे और डिटेल में अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या मॉडर्न टर्म में समझोगे तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, है ना। ये जो एलपीजी है, 3 टर्म है, ये आगे जा कर के पढ़ोगे तो वहीं आगे जा कर के इसका रूप लिया एलपीजी के ग्लोबलाइजेशन चैप्टर नंबर, आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कपड़ा पड़ा तो पहनना है तुम्हें, है ना, ओके। वाई, क्यों? देखो, डिमांड जो कॉटन क्लॉथ का रैपिडली इंक्रीज हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि लोग ज़्यादा यान की चीज़ें पहनते थे, है ना, ओके। प्रोडक्शन जो है ज़्यादा चाहिए था, डिमांड ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए इन्वेंशंस, न्यू मशीन्स के इन्वेंशन फिर आपको क्या याद रखना है, ये नाम एंड इनके काम। यहाँ से 2 मार्क्स आपके फिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, विथ डेट, डेट के साथ याद होना चाहिए, इसको तुम लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट में। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 आ गया तो अच्छी बात है। क्या है, ये सब जो डिमांड होने लगा, सब चीज़ होने लगा तो कुछ इन्वेंशन किए गए, जैसे कि रिचार्ड भाई ने कब 1769 में स्पिनिंग फ्रेम बनाया। पूछता है कि रिचार्ड ने क्या किया। 1769 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1770 में जेम्स हार्वेजेस इन स्पिनिंग जेनी बनाया, ठीक है, ओके। 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया, एससीईआरटी में जो मेंशन है। 1779 में आपका सैमुअल क्रम्पटन स्पिनिंग म्यूल बनाया, ठीक। एडमंड कार्टवेट पावर लूम बनाया, कब, 1785 में। 1805 में बेसिकली वुल सेंटर बना, इसको थोड़ा सा साइड रख सकते हो। हैम्पी डेवी ने क्या बनाया, सेफ्टी लैम्प बनाया, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 डेट, यहाँ पे भी था फॉर रीजन, 7 डेट विथ नाम आपको याद होना चाहिए। कैसे कैसे याद कर सकते हो फटाफट से, ठीक है। रिचार्ड स्पिनिंग फ्रेम, ठीक है। वॉट, जेम्स वॉट इंजन, ऑलरेडी स्टीम इंजन बहुत बार याद होगा, डेट्स के साथ याद रख लेना। हार्वेजेस, ठीक है, ये बनाया क्या, स्पिनिंग जेनी, ठीक है, जेम्स से जेनी, जेम्स से जेनी, ये इसे याद है। जॉन के याद करेगा, जॉन बनेगा डॉन, और ने देखा होगा, है ना, मोटू पतलू जब उसको थप्पड़ मारता है तो वो उड़ जाता है, तो जॉन जो है वो उड़ जाता है ना, फ्लाइंग शटल, है ना, शटल जैसे देखोगे कॉर्क जैसे वो उड़ जाता है जब भी थप्पड़ पड़ता है उन लोग को, तो उस तरीके से फ्लाइंग शटल याद कर लोगे, है ना। सैम्यूल, यहाँ देखो इसका स्पेलिंग में MUEL आ रहा है, तो यहाँ म्यूल आ रहा है, तो ये तुम उसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, है ना। कार्टवेट, एडमंड पावरलूम, एक दो जो चीज़ें, हैम्पी डेवी, ये और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सब बाहर बोर्ड नहीं, बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है एंड ये पूछता है सबसे ज़्यादा, डेट के साथ याद रख लेना, है ना। हालांकि 7 में से 7 याद करना है तुम्हें, लेकिन ये 3 ज़्यादा पूछता है। तो ये बेसिकली इन्वेंशंस हुए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं किसका, बात करेंगे हम लोग कोल एंड आयरन इंडस्ट्री। हमने ऑलरेडी कॉटेज देखा, या सॉरी कॉटन देखा, उसके बाद इन्वेंशंस देखा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। समझ में आ रहा है, बस सुनते चलो, लिखना क्या वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं, बाकी छोड़ दो, बस सुनते चलो। द डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री डिपेंड किस पे था, कोल एंड आयरन पे, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि मशीन्स किससे बन रहे हैं, है ना, या जो भी चीज़ें बन रहे हैं इसका इस्तेमाल तो हो ही रहा है। देयरफॉर ब्रिटेन पेड ग्रेट अटेंशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, है ना, ओके, क्योंकि ब्रिटेन के पास बहुत सारा माइंस था, कोल का, आयरन का। तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन आ गया, रेलवे आ गया, इंजन आ गया, तो क्या, रेलवे स्टार्ट हो गया, तो एक्सपोर्ट सिर्फ कंट्रीज नहीं, बाहर में भी एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, मतलब कर दिया। इससे क्या हो गया,
फर्दर इंक्रीज हो गया इंपॉर्टेंस किसका, आयरन एंड कोल का। समझ में आ गया? ओके। फिर यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, ये जो इन्वेंशंस होने लगे, नए नए मशीन्स आने लगे, ये तुम्हारा क्या एक डेवलप किया फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम क्या, एक ऐसा सिस्टम जहाँ प्रोडक्शन हो, जिससे वर्कर मशीन्स के हेल्प से, है ना, एक कॉमन प्लेस पे, है ना, और वो प्रोड्यूस करेगा लार्ज स्केल में, उसको बोलेंगे फैक्ट्री। देखते हो कि फैक्ट्री, है ना, एक एरिया जहाँ पे वर्कर लोग रहता हो, मशीन का इस्तेमाल करता हो, एक कॉमन प्लेस में, है ना, लार्ज स्केल में सामान प्रोड्यूस करता हो। ठीक, ओके। क्यों उसको फैक्ट्री सिस्टम बोलेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज है, ज़्यादा प्रोडक्शन, मशीन मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और न्यू इंडस्ट्रीज बेसिकली डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें से अभी तक कुछ लिखने वाला कुछ चीज़ नहीं था, बस समझने वाला था। कुछ कुछ न्यू सेंटर बने, कुछ न्यू ट्रेड इंडस्ट्रीज या सब चीज़ें लगने लगे, है ना, अलग अलग चीज़ें बनने लगे। कि अब तो ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें आ गया, रेलवे आ गया, स्टीम इंजन जो बना, कौन बनाया? जेम्स वाट, है ना, ओके। तो अलग अलग चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंपॉर्टेंट बनने लगे, है ना, ओके। जैसे मैनचेस्टर, ये किसके लिए मेजर सेंटर, क्लॉथ के लिए, क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए, कुछ क्लॉथ इंडस्ट्री ट्रेड के लिए, ठीक है, लिवरपूल। इस हिसाब से चीज़ें आसपास डेवलप होने लगे। तो बस इसमें से क्या हो सकता है, ये वाला याद रख लेना कि ये किससे रिलेटेड है, क्या सेंटर है, ठीक, ओके। चलिए, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ से हम लोग फिर धीरे धीरे इंडिया की तरफ आने स्टार्ट कर देंगे। तो क्या रीज़न था इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में? तो रीज़न तो ऑलरेडी समझ रहे हो। पहला रीज़न तो क्या, चीप लेबर, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, उनके पास ज़मीन था नहीं, अभी हम लोग पढ़े, है ना, ओके। तो वो लोग आसपास में जॉब खोजने गए, तो मशीन्स वगैरह आ चुका था, तो इसमें तो चाहिए, तो वहाँ पे सस्ते में काम करने के लिए लोग मिल गए। तो पहला तो यही तुम्हारा हो गया, है ना, ओके। दूसरा, हाउ डिड चीप लेबर डिड हेल्प इंडस्ट्रीज? आपके CRT के अंदर से टेक्स्ट टू टेक्स्ट लेकर आए, इसलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में। क्यों क्यों हेल्पफुल है भाई? सिंपल सी बात है, फैक्ट्रीज़ को नीड्स है वर्कर का, पुअर पीपल कम पैसे में काम करना चाहेंगे, आपको प्रॉफिट ही होगा, है ना, ओके। वो लोग गुड्स जो है वो कम दाम में पैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये पहला हो गया। ये जो आप हाईलाइटेड एटलीस्ट इसको याद रखें, बाकी की तो कहानी है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या किया, आपका जो ये फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, ये अवेलेबल था ब्रिटेन में। रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक पहुंचाना हो या फाइनल गुड्स पहुंचाना हो, ट्रांसपोर्ट मार्केट तक पहुंचा सकता था। किसके थ्रू? रेलवेज आ गया। जब नहीं था तो किसके थ्रू? रिवर, सी रूट, मर्चेंट शिप, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना, ओके। तो ब्रिटेन जो है बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द नेविगेशन इंडस्ट्री। नेविगेशन बोले तो नाविक, है ना, ओके, नाव से जो चलते हैं ना, नेविगेशन में बन गया, है ना, ओके। अलग अलग शिप वगैरह इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, ताकि और इसका इस्तेमाल करके इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी चीज़ें स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो भी गुड्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो नेविगेशन के हेल्प से, तो नाव के हेल्प के थ्रू वो क्या करने लगे, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड बढ़ाने लगे, ठीक है, ओके। थर्ड आता है रोल ऑफ कॉलोनीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉलोनीज उसके अंडर में जो रूल है ना, उसके अंडर जो सिटीज़ है, ब्रिटेन जो है बहुत सारे कॉलोनीज बना के रखे थे, है ना, ओके। ये कुछ कुछ वर्ड आ गया। दीज कॉलोनीज जो हेल्प किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा। कैसे करके? सस्ता सामान वहाँ से ले लेता था कॉलोनीज से, और उसको फिनिश करके उसको मार्केट में, कॉलोनी की मार्केट में ज़्यादा दाम करके बेच देता था, तो फ़ायदा होता था, है ना, ओके। मतलब कॉलोनी दोनों से होता है, एक तो तुम वहीं से रॉ मटेरियल उठाओ, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या किया, वहीं से सब चीज़ें उठाए, थोड़ा सा पैकिंग किए, बाहर से अपना देश लेके गए, फिर वापस अपना इंडिया में आकर वो उसी को बेच दिए। तो वही चीज़ है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी वही और मार्केट फाइनल करके भी वही। तो एडवांटेज रहा उनका, मेजर एडवांटेज था, ठीक है, ओके। कॉलोनिज्म क्या होता है? ये 2 नंबर के लिए, है ना, एक ऐसा सिस्टम चाहे एक पावरफुल कंट्री जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल रखे किसी दूसरी कंट्री पे, ठीक है, किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलोनिज्म, है ना। हम लोग भी कॉलोनियल पीरियड से गुजर चुके हैं, है ना, ओके। ब्रिटिश हम लोगों पे लगभग कितने साल तक राज किया? 200 सालों तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो क्या हो गया? सिंपल सा, मशीन्स बनने लगी, न्यू न्यू मशीन्स आने लगे, फैक्ट्रीज बनने लगे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ,
तो ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट चाहिए था, ठीक है, लार्ज मार्केट चाहिए था, बड़ी मार्केट चाहिए था, ताकि जो उनका जो मैन्युफैक्चर्ड सामान है उनको पहुंचा सके और फर्दर चीज़ों तक सेल कर सके, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंडिया की तरफ। वाई डिड ब्रिटेन कम इंटरेस्ट बिकम इंटरेस्टेड इन इंडिया, ठीक है। ओके, आखिर ब्रिटेन क्यों इंटरेस्टेड थे इंडिया में, बताओ, क्यों बुला रहते हैं, क्या था रीज़न। इंडिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज था, अबंडेंट रिसोर्सेज था, नेचुरल रिसोर्सेज था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे इंडिया को, सोने की चिड़िया बोलते थे। और लार्ज मार्केट, तो उनको देखा यहाँ पे उनका मेन मकसद क्या था, सेल कराना। अभी हम लोग क्या पढ़े, उनको चाहिए था बड़ी मार्केट अपना सामान को सेल कराने के लिए। ओके, इंडिया में एक तो रिसोर्सेज भी है अच्छा खासा, अच्छा लार्ज मार्केट भी है ना, पॉपुलेशन भी हाई है, तो यहाँ पे अपना उन्होंने स्टार्टअप या सेटअप कराने का रखा। इसीलिए ब्रिटेन जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इंडिया पे, ठीक है। किस तरीके से आया उससे समझने पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि ये सब चीज़ें लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें अच्छा अगर पूछ भी दे बाय चांस कि क्या रीज़न था, क्यों इंडिया में इंटरेस्ट रखता था, तो ये दो रीज़न बाय चांस, ठीक है, बाय चांस, उतना ज़्यादा नहीं। बाकी अभी जो भी ये सब चीज़ें पढ़े, ये ऑलरेडी ये टॉपिक्स को आप दिमाग में रखना, बाकी लिखना नहीं, ठीक। इंडियन इंडस्ट्री बिफोर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे पहले, ब्रिटिश आने से पहले क्या था उसके बारे में थोड़ा सा फटाफट से जान लो। इन 18th सेंचुरी इंडिया क्या था, हाईली डेवलप था, इंडियन इंडस्ट्री हाईली डेवलप था, अच्छा। ओके, ये मोस्ट बिगेस्ट वर्कशॉप माना जाता था वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्राफ्टमैन थे वो ब्यूटीफुल चीज़ें, गुड्स सामान रेडी करते थे, यूजफुल गुड्स बनाते थे, हैंडक्राफ्ट हाथ से बना हुआ, है ना। ओके, एंड टेक्सटाइल चीज़ें बनाया करते थे, और इंडिया की चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा फेमस था, है ना। ओके, इंडिया में आने से पहले थोड़ा सा और तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि अगर आपको नोट्स चाहिए, ये सभी जो भी चीज़ें कराया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, SCRT NCRT जितने भी चीज़ें चाहिए, इसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे माइंड मैप हो, DQ सीरीज हो, हर एक चीज़ पूरे साल के लिए इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन बैंक के साथ आपको सिर्फ 399 में मिल जाएगा। फटाफट से नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आपको चाहिए तो फटाफट से कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट एंड लास्ट बैच होता है, हर साल हम लोग एक ही बैच, अलग अलग मेथड से हम लोग रिवीजन करते हैं, और इसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सभी चीज़ें दिया जाएगा उस बैच में। ये नोट्स वगैरह भी उस पर अपलोडेड रहेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। इंडियन इंडस्ट्री बिफोर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो बात कर रहे हैं बाय द 18th सेंचुरी, इंडियन इंडस्ट्री वो हाईली डेवलप थे, है ना। ओके, अच्छा ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे एक था गोमस्तस, गोमस्तस आखिर था क्या, गोमस्तस एक एजेंट था, किसका, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था। वो क्या करता था कि जो इंडिया के सामान है, इंडिया के जो लोग जो आर्टिस्ट थे, है ना, उनको बनाया हुआ सामान खरीद करके वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते इंग्लैंड में, ठीक है। दे परचेज गुड्स फ्रॉम, आप जो भी इंडियन है, ठीक है, कम दाम वगैरह में खरीद लेते थे इंडियन से, और वहाँ पे जाकर के उसको एक्सपोर्ट कर देते थे, उसको बोलते हैं गोमस्तस, ठीक है। याद रखना क्या था, वो बेसिकली हेल्प कर रहा था किसको, ब्रिटिश को, ताकि वो कंट्रोल कर सके किसमें, प्रोडक्शन में, ट्रेड में, ठीक है, किसका, इंडियन एशियंस का, ठीक है, जो उनका इंडिया के आर्टिशियंस हैं उनको बेसिकली उनके जो सामान हैं उनको बेसिकली आप खुद खरीद करके बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। ओके, किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को, जो ये आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें किया गया था। कौन था, गोमस्तस, नाम नहीं था, बेसिकली इसको एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो पूछ देगा किसका एजेंट है वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तुम दिमाग में रखना। फिर आते हैं चार्टर एक्ट, डेट याद रख लेना, चार्टर एक्ट कब आया, 1813 को। बेसिकली कौन पास किया, 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें क्या हुआ, अबॉलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड एंड ओपन न्यू वे या द वे ऑफ पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, दिस चेंज द नेचर ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। देखो 1813 में क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट पास किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया। मोनोपोली किसको बोलेंगे, किसी एक कंपनी का ट्रेड पर
पूरा कंट्रोल करना, उसको बोलेंगे मोनोपोली, है ना। ओके, तो मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड में स्पेशल कंट्रोल था, लेकिन 1813 के बाद ब्रिटिश ट्रेड के लिए ये ट्रेड रास्ता ज़्यादा ओपन हो गया, ठीक है, और ज़्यादा ओपन हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद एक पॉलिसी लेके आया, क्या है, ब्रिटिश फ्री ट्रेड पॉलिसी। कब? 1850। इससे क्या हुआ, एक चीज़ लेके आया 1850 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडस्ट्री को डेवलपमेंट और डेवलप या प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। लेकिन इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हम लोगों पे पड़ा। क्या किया इन्होंने, हैवी टैक्सेस लगा दिए, इम्पोज ऑन सेल ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंग्लैंड। वो तो खुद लेके जा रहे थे, तब तक तो ठीक था। अब क्या किया उन्होंने, जो इंडिया से सामान जा रहा था, क्योंकि डिमांड था इंडिया का, अच्छे अच्छे सामान है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। अब तुम खुद सोचो, कोई बाहर का कंपनी का सामान है ना, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उन पर टैक्सेस वगैरह लग रहा है, ठीक है। और वही सामान उन्हीं की कंट्री में या बाहर हमारे कंट्री में कोई शर्ट है, मान लो 250 का है, बाहर का कोई शर्ट आ रहा है, ठीक है, वो मान लो 2000 का है, तो वही सेम चीज़ें तुम लोग सस्ते मिलोगे, तुम लोग हम भी, ठीक है, समझ, बेइज्जती नहीं कर रहा, बता रहे हम लोग सस्ते मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ, इनको नुकसान हुआ, तो वही चीज़ किसको हुआ, हम लोगों को नुकसान हुआ, है ना। ओके, और क्या कर दिया हमने, रॉ मटेरियल वगैरह एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया का तो सामान वैसे भी बिक नहीं रहा था, तो रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल ही बेच दिया, और उसको वहाँ जाके और थोड़ा ये लोग मॉडिफाई करके बना दिया चीज़ें। ड्यूटीज़ लगा दिया है, टैक्सेस वगैरह, जो इंडियन सामान में टैक्सेस लगा दिया, जैसे आज भी टैक्सेस लगते हैं ना, कोई सामान जाएगा आएगा, ठीक, ओके। ट्रांसपोर्टेशन में भी टैक्सेस लगा दिया, ठीक है, मतलब जितना का मुर्गा नहीं उतना का मसाला, वो कहावत है ना, तो वही चीज़ से हो गया, ठीक है। ओके, चलो उसके बाद आते हैं, ब्रिटिश गुड सर्विस रिसीव एडवांटेज इन इंडिया। ये सिंपल सा एडवांटेज लिया, ठीक है, ब्रिटिश जो अपना जिनका सामान था उनका एडवांटेज मिल गया इंडिया में, ठीक है। रेलवे डेवलप हो गया, सब चीज़ें इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट सब चीज़ें हो गया। इससे क्या हुआ, जो इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। ओके, तो एक बार पूछता है कि ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर या फिर 5 नंबर के लिए, व्हाट आर द मेन रीज़न, या फिर क्या रीज़न है जो इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ। तो ये एक अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो उससे पहले थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे। इन 1850 जो मैनचेस्टर हो गया, वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल है ना, कपड़ा से रिलेटेड है, इंटर्न कर गया कहाँ पे, आपका इंडिया में, ठीक, ओके, लार्ज स्केल में। ये मशीन से कपड़े बनाता था, सस्ते भी बनाता था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इंडियन क्राफ्टमैन जो है ये प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि रॉ मटेरियल ईजी नहीं मिल रहा है ना। ओके, और जो भी रॉ मटेरियल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको, या ब्रिटिशर्स या फिर जो बोल सकते हो, है ना, वो लोग जल्दी से कम पैसे में खरीद लेते थे पहले ही, है ना। ओके, और ब्रिटिशर्स जो है मैन्युफैक्चर गुड्स, उनके सामान कपड़े वगैरह अवेलेबल करा दिए इंडियन मार्केट में। यहीं से बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री कंप्लीट डाउन होना स्टार्ट कर गया, धीरे धीरे डाउन हो गया। तो क्या रीज़न है, सबसे पहला कॉटन इंडस्ट्री क्लोज हो गया। किस तरीके से, जो ट्रेडिशनल से इंडस्ट्रीज थे वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना। ओके, उसके बाद जो भी क्राफ्टमैन थे वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए, ठीक है, ट्रेडिशनल वर्क था, क्योंकि अब मशीन्स आ गए, प्रिंटेड चीज़ें लोगों को पसंद आने लगा, है ना। ओके, फिर उसके बाद फार्मर इंक्रीज हो गया, जब देखा कुछ रहा नहीं तो उनको लास्ट ऑप्शन क्या, फार्मिंग करना। तो ये भी एक रीज़न होगा डिक्लाइन का। एंड माइग्रेशन इंक्रीज, लोग फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, है ना। ओके, विलेजेस से कहाँ चलने लगे, टाउन की तरफ चलने लगे, ठीक है। ओके, और दे वर्क एज लेबर इन फैक्ट्रीज, और वर्क करने लगे लेबर जैसा, कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। ठीक है, क्या इफेक्ट था, समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं टॉपिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जस्ट हम लोग स्टार्टिंग में जो आपको बात की, तो उसी का ये डेफिनेशन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो डिक्लाइनिंग वाला क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें बस ऑलरेडी समझना था, ठीक। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लाइन या डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, उसका डिक्लाइन होना, ठीक है। ओके, इन इंडिया ब्रिटिश पॉलिसीज एंड लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स मेड
ब्रिटिश गुडली डिक्लाइन द मैनी इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे कॉटन इंडस्ट्रीज थे इंडिया में उसको डिक्लाइन कर दिया। कैसे? मशीन्स आ गए, जहाँ एक सामान ये प्रोड्यूस करता था एक दिन में, मशीन 10 कर रहा है। ठीक है, लोग को चाहिए था जल्दी, तो ये सब चीज़ें थे। ठीक है, और जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसके लिए? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर है। ठीक है, वहाँ मशीन्स का इस्तेमाल होना, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होना, यहाँ बेसिकली डिक्लाइन या फिर डिस्ट्रक्शन होना। क्लियर? ओके, अब आते हैं, थोड़ा बहुत टॉपिक है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ फैक्टर्स इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे कैसे फैक्टर्स लगे उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखो, ये सब चीज़ें तो चल ही रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज डेवलप होने लगा इंडिया में, जैसे बिग टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। कुछ कोई लोग डोमेस्टिक इन्वेस्ट किया, कोई फॉरेन इन्वेस्ट किया, कुछ कुछ धीरे धीरे ट्रेडिशनल वर्कशॉप को रिप्लेस करके फैक्ट्रीज वगैरह आने लगे। सबसे पहले क्या आता है? द्वारकांत टैगोर। ठीक है, ओके, ये क्या थे? इंसान थे, है ना? ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर ने क्या किया? एक 6 जॉइंट इंटरप्राइजेस कंपनीज बनाया बंगाल में। कब? 1830 से 1840। कितने इंटरप्राइजेस जॉइंट, है ना, मिल करके 6 इंटरप्राइजेस कंपनीज मिल करके बनाया। ठीक है, ओके, ये क्या था? एक अर्ली डेवलपमेंट था मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। ठीक, ओके, कौन बनाया? नाम थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। 6 जॉइंट इंटरप्राइजेस कंपनी से मिलकर के स्टेबलाइज किया। कहाँ पे? बंगाल पे। ठीक, ओके, लेकिन फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया? मुंबई। बहुत बॉम्बे, तभी बॉम्बे के नाम से आपके बुक में भी बॉम्बे ही, या क्वेश्चन में, बैंक में या क्वेश्चन में बॉम्बे रहेगा कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब स्टेबलाइज हुआ? बॉम्बे इन 1851। SCERT का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए SCERT टेक्स्ट ऑलरेडी मेंशन रखे, है ना। किसने बनाया? इंडियन कम्युनिटीज़, जैसे पारसी, गुजराती, बोराज, मुस्लिम, ये सब इन्वॉल्व थे आपके मॉडर्न टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ओके, फिर दूसरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मुंबई या बॉम्बे या मुंबई 1854 में केशव जी नाना दा भाई। ठीक है, इन्होंने बेसिकली स्टेबलाइज किया फर्स्ट टेक्सटाइल फैक्ट्री। क्या है? फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, है ना, यहाँ टेक्सटाइल मिल है, दिमाग लगाना। ठीक है, अगर तुमको फर्स्ट टेक्सटाइल फैक्ट्री केशव जी नाना जी अगर नाम रहे तो 1854। अगर सिर्फ तुमसे पूछे कि कॉटन मिल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ कॉटन कुछ नहीं लिखा है, कॉटन मिल पूछा तो 1851, यानी आपका मुंबई। ठीक है, यहाँ पे अगर टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात किया, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक वही है, लेकिन यहाँ पे देख याद रखना ये पहला है, फर्स्ट है। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखें, ये फर्स्ट है, आपके बुक के अकॉर्डिंग भी है। ओके, अब आते हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि 1854 से लेकर के 1880 तक 30 फैक्ट्रीज स्टेबलाइज हो गया। और बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पारसीज से, है ना, एक कम्युनिटी। ओके, स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कनाल एंड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। स्वेज कनाल कब ओपन हुआ? इन 1869। डेट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लो। स्वेज कनाल, ये लिखो, ये लिखो, ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, ओके, और ये पॉइंट लिख लो। ये बेसिकली आफ्टर ओपनिंग इम्पोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, है ना। क्या? किसके आने से? स्वेज कनाल के, है ना। ओके, दिस मेड कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्गर, किसके लिए? इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। ठीक है, कंपटीशन आ गया। हाउएवर द नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल क्या हो गया? कंटिन्यू, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। ठीक है, ओके, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है हमारे SCERT में 1880 से लेकर के 1895 तक नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इंक्रीज मोर देन 39 अकॉर्डिंग टू SCERT। ठीक है, हम लोग सब कुछ SCERT को ही मानते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं मैनचेस्टर एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस समझो, उतना ज़्यादा रटना का नहीं, जहाँ जो बताएं वो लिखना है, बाकी समझते चलो। ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर क्या चाह रहा था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी मेड इम्पोर्टेड ब्रिटिश गुड चीपर इन इंडिया। ठीक है, this create difficulties for Indian cotton textile producer. At the same time, Indian textile industry receive encouragement through import cheap machines. ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रहा था कि ऐसा करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं
कि हम लोग अपना सामान सस्ता रखेंगे, सस्ता रहेगा तो लोग लेगा। इससे क्या होगा, जो डिफ़िकल्टीज़ है इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर को डिफ़िकल्टीज़ होगा। लेकिन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करने लगा, उस टाइम पे इंपोर्ट करने लगा सामान, मशीन्स वगैरह। अब वो मशीन से बना रहा है, ये लोग भी मशीन से बना रहे, एक कंपटीशन वाला माहौल हो गया, यही बताना चाह रहा था। बाई 1914 नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इंक्रीज हो गया इंडिया में, है ना। और ये कॉटन मिल बेसिकली कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होने लगा, चाइना तक एक्सपोर्ट होने लगा, यान वगैरह। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है जूट मिल। आपको यहाँ से एक बार क्या याद रखना है, फिर से एक बार बता देते हैं। ये सुएज कनाल, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, बस याद रखिएगा, कहानी खत्म है। जूट मिल कब स्टेबलाइज हुआ इंडिया में, डेट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। मारवाड़ी बिजनेसमैन जिसका नाम है हुकुमचंद, फर्स्ट जूट मिल स्टेबलाइज हुआ था 1917 में, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जूट मिल जो है, जूट इंडस्ट्री कब स्टेबलाइज हुआ, स्टार्ट हुआ 1917। कौन, मारवाड़ी बिजनेसमैन जिसका नाम क्या था, हुकुमचंद, नाम याद रखना ना, फर्स्ट, ठीक, ओके। कुछ और भी चीज़ें आई, जैसे फर्स्ट जूट मिल हो गया, फर्स्ट लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स आए 1918 में, बिरला जूट कंपनी आया 1919 में, ठीक है, ठीक, ओके। जियाजी राव टेक्सटाइल मिल ग्वालियर में ओपन हुआ कब, 1920 में। कुछ कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा बहुत याद रखोगे, उसमें से ये पॉइंट लास्ट वाला याद रखोगे, ठीक है, ओके, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पर्पज से था। फिर कौन आए, आपका ज्ञान श्याम दास बिरला, एक इम्पॉर्टेंट इंडियन बिजनेसमैन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने परचेज किया सेवरल ऑपरेशनल इंग्लिश कंपनीज, ठीक है, अलग अलग जो ऑपरेशन इंग्लिश कंपनीज थे उनको खरीद लिया। इससे अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, जो एसोसिएट था किससे, कॉटन मिल से, शुगर फैक्ट्री से, ठीक है। तो ये कौन, इतना याद रख सकते हो, एक इंडियन बिजनेसमैन थे, बस, ठीक है, ओके। आज भी देखोगे बिरला, है ना, ओके। एक इम्पॉर्टेंट है टिस्को, अब इंडियन की चीज़ आ गई, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। कौन, जमशेदजी टाटा, ठीक, ओके। इन्होंने क्या स्टेबलाइज किया, टाटा आयरन स्टील कंपनी, शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, इन 1907। साक्षी, यहाँ से एक मार्क्स फिक्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिक्स, हर साल, हर साल, हर साल, ठीक है, ओके। अभी पहले जिहार बोले, बिहार का पार्ट था, अब झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये पहले अकॉर्डिंग टू आपके CRT लेके चलोगे तो बिहार का पार्ट था, लेकिन झारखंड तुम कर लेना, ठीक है, JK कर लो, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड, ठीक, ओके। उसके बाद इसको, मतलब जमशेद जी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ग्रेट नॉलेज था इंडियन इंडस्ट्रीज़ के मामले में, ठीक है। इन्होंने क्या, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन बनाया 1910 को, ये मेंशन कर दो, ये लिखो, फाउंडर का नाम लिखो, टाटा आयरन कंपनी को क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं, कब फॉर्म हुआ 1906, जगह लिखो, झारखंड लिख लो, JK, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखो 1910 में उन्होंने स्टेबलाइज किया टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बस इतना याद रखो। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओके। कैसे, भिलाई, रोकेला, दुर्गापुर, अलग अलग जगह कुछ एग्रीमेंट हुए, रशिया के साथ भिलाई का, व जर्मनी के साथ रोकेला का, है ना, ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर, तो अलग अलग कंपनीज भी फॉरेन कोलैबोरेट भी किया। तो हमारे आपके SCRT बुक में 7, हर चीज़ से 7 है, 7 स्टील प्लांट नेम है। आपसे बस इतना पूछता है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे, ठीक है, इस हिसाब से, सॉरी टाटा नॉट, यहाँ पे इंडियन, सॉरी इंडियन आयरन स्टील कहाँ पे, आपका हीरापुर, ठीक है। टाटा आयरन स्टील जमशेदपुर, ठीक है। विश्वेश्वरी आयरन स्टील कंपनी भरतवटी जो कर्नाटका में है। ये हम लोग ऑलरेडी जियोग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं शायद जियोग्राफी में, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स में हम लोग तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहाँ था, जियोग्राफी में ना, है ना, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, जियोग्राफी में इसके बारे में पढ़े। रोकेला स्टील प्लांट कहाँ पे, रोकेला में है। भलाई कहाँ पे, भलाई में है। एंड दुर्गापुर कहाँ पे, दुर्गापुर में। बोकारो आपके बोकारो में। आपसे बस जगह नाम पूछता है कि कौन कहाँ पे है। अगर तुम ज्योग्राफी में जाओगे तो प्लेस भी पूछता है कि किस स्टेट भी पूछता है किस स्टेट में है, किस जगह में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे 2 पार्ट में।
होप आपको समझ में आएगा, जहाँ समझ में नहीं आया बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, VVI ये वाला तो लिखना ही है, आपको याद करना है, ठीक है। ये किसके साथ कोलैबोरेट था, ऑलरेडी आपके पास अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे हमारे पास, ऑलरेडी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपको एक चार्ट दिया गया था ना SCERT का, उसी से क्वेश्चन है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव आते, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बस, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही, ठीक है, पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग नहीं देखे चैनल पे जाकर के पुराने वीडियोस, मतलब इस साल की न्यू वीडियोस देख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, और जिनको बैच वगैरह चाहिए बैच वगैरह ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये पूरा साल भर तुम्हें प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, ये बोर्ड का मामला है, बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।